अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डो होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अच्छा, इसमें हमने पढ़ना है किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, और इन सारी चीज़ों को हमने इस टॉपिक में आज डिस्कस करना है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो। अच्छा भाई, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो भाई, होता ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल में यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेजेस है। एक फ़ीमेल जो होती है ना, उनमें होता है ये कि 2 लाख से ज़्यादा oocytes मौजूद होते हैं। सही है, oocytes 2 लाख से ज़्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 450 ही oocytes ऐसे होते हैं जो मेच्योर होते हैं और ओवा में कन्वर्ट होते हैं। सही है। अच्छा, अब इन 450, ये जो 450 ये एट द एज ऑफ 12-13 के बाद से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक स्पेसिफिक स्टेज होता है, या कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, सब में अलग अलग हो सकता है। 50 प्लस में इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो ये स्टेज कहलाता है मेन्यूपॉज इन फीमेल। अच्छा जी, होता क्या है, ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टेज स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज़ स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से। अच्छा जी, होगा क्या, देखो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल ओवा प्रोड्यूस हो गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो क्या होता है, वो ओवा ब्लड डेब्रीज और स्पॉन्जी सेल्स जो होते हैं एंडोमेट्रियम, उन सब के साथ वो डीजेनरेटेड सेल्स सारी बॉडी से वेजाइनल ओपनिंग के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। सही है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेंस्ट्रुएशन, या जिसको हम कॉमन वर्ड में मेंसेस कह रहे होते हैं। तो होता ये है कि फ़ीमेल बॉडी जो है, जब ना सिर्फ एग रिलीज़ होता है, बल्कि उनकी बॉडी पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए बॉडी प्रिपेयर भी हो रही होती है। यूटेराइन के मसल्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, यूटेराइन में चेंजेस आ रही होती हैं, ओवरीज में चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये चेंजेस जो है किसके साथ अटैच है, किसके साथ लिंक्ड है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ लिंक्ड है। कैसे होगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, मेंस्ट्रुएशन फेज़, यानी एम फेज़ जिसको कहा जाता है। सही है, एम फेज़। इसमें होगा क्या, डे 1 से स्टार्ट होता है और डे 5 तक रहता है। इसमें होता क्या है, देखो, इस पे होगा क्या कि जब पॉसिबल प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो क्या होगा, जो ओव्यूम बन चुका था और जो चीज़ें बॉडी में, यानी एंडोमेट्रियम के वॉल थिकनिंग, यानी यूटेराइन के वॉल जो थी वो थिकनिंग, उसकी थिकनिंग हो चुकी थी एंडोमेट्रियम से, और उसके अलावा जो भी चीज़ थी, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, वो सारी चीज़ें बॉडी से एक्सपेल आउट होती है वेजाइनल ओपनिंग के ज़रिए से। ब्लड, सेल डेब्रीज, अनफर्टिलाइज ओवा, सही, ये सारी चीज़ें वेजाइनल ओपनिंग से रिलीज़ आउट होती हैं, जिसको हम मेंसेस कह रहे होते हैं। सही, ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज़। ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अच्छा, ये एंड हो जाता है डे 5 तक। डे 6 से नया फेज़ स्टार्ट होता है। अब वो पुराना जो ओवा था वो रिलीज़ हो चुका बॉडी में, अब दोबारा से ओवा की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो इसमें इस फेज़ को हम कहते हैं, जो नेक्स्ट फेज़ है, यानी मेंस्ट्रुअल के बाद जो फेज़ आता है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल फेज़, जो डे 6 से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट डे 13 तक, डे 12 तक रहता है, यानी 6-7 दिन का पीरियड होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें न्यू प्रोडक्शन अब स्टार्ट होगी। जो पुराना था वो रिलीज़ हो चुका, न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। कैसे, देखो भाई, बहुत सारे फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सही है, बहुत सारे फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है, अभी आगे बात समझ में आ जाएगी। फॉलिकल सेल बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये कहाँ की बात हो रही है, ये ओवरी के अंदर की बात हो रही है, ओवरी के अंदर की बात हो रही है। ओवरी में फॉलिकल सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल सेल जो होता है वो क्या होता है, मेच्योर होता है, बाकी सारे सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सही है, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, एक ही जो है मेच्योर होगा, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। तो जो मेच्योर होता है फॉलिकल सेल, उसको कहते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। सही है, हम उसको कह रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या होता है, ये रहा आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये स्टेज कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है FSH हार्मोन, यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होके वो आता है
वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल की प्रोडक्शन को, यानी फॉलिकल की प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट कर रहा है, FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इसके बाद क्या करता है, इसके अलावा अब देखो फॉलिकल की प्रोडक्शन हो गई, फिर फॉलिकल में से एक मैच्योर होगा जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हैं, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। तो FSH क्या करता है, इन डीजेनरेटिंग सेल में से जो डीजेनरेट हो रहे होते हैं, जो मैच्योर नहीं हुए फॉलिकल के सेल, उनमें से एक हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। सही है, जिसको हम एस्ट्रोजन कह रहे हैं। कौन करवा रहा है, FSH करवा रहा है। एस्ट्रोजन रिलीज होता है, सही है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। जब एस्ट्रोजन की रिलीज स्टार्ट होगी तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजेगा कि बस अब FSH की सिक्रीशन को रोक दिया जाए। यानी FSH एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवा रहा है और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, FSH की सिक्रीशन को रोक दे रहा है, सही है, बंद करवा दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। अच्छा, अब क्या होता है, अब होगा क्या, देखो फॉलिकल FSH की सिक्रीशन डाउन हो रही है और जो है एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सही है। अच्छा, एस्ट्रोजन का एक काम तो ये था कि FSH की सिक्रीशन को रुकवा रहा है, दूसरा काम ये होता है कि वो यूटेराइन मसल्स को यूटीरस को यूटीरस में की डेवलपमेंट करवाता है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। सही है, यूटेरस को की डेवलपमेंट करवा रहा होता है, मतलब उसको मेंटेन करता है ताकि वो कंसीव कर सके। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, LH रिलीज होगा। कब LH रिलीज होगा, जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ेगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और FSH का लेवल कम होगा, तो क्या रिलीज होगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था यानी जो मेच्योर हो चुका था उसमें से ओवा रिलीज करवा देता है। यहाँ पर फॉलिकल फेज एंड हो गया और जैसे ही ओवा रिलीज हुआ ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो गई। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फेज होता है, ये याद रखना, MCQs में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट यानी शॉर्टेस्ट फेज, स्मॉलेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट फेज जो है क्या होता है, वो ओव्यूलेशन है। ये जो है डे 13 से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद डे 15 तक रहता है, यानी 2-3 दिन का फेज होता है ये। अच्छा, ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज होगा यानी ओवरी से अब ओवा, ओव्यूम के सेल, एग के सेल रिलीज हो चुके हैं और फ़ौरन ही वो ओविडक्ट उसको सक कर लेता है। सही है, फैलेपियन फनल उसको सक करता है और वो ओवा कहाँ चला जाएगा, ओविडक्ट में चला जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, ओविडक्ट में चला गया। अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था इससे क्या हुआ, ओवा निकल चुका है। जब ओवा निकल चुका है तो ये रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है। ये रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। सही है, ओव्यूलेशन फेज यहाँ पर एंड हुआ और क्या होता है, ये LH क्या करवाता है, इस रप्चर्ड फॉलिकल सेल को कन्वर्ट करवा देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। सही है, कौन करवा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक और हार्मोन की सिक्रीशन को स्टार्ट करवा देगा जिसको हम कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन। सही है, कहाँ कौन सा फेज है ये, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, सबसे लंबा फेज होता है डे 15 से लेके टिल दी एंड डे 28 तक। सही है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूटेराइन मसल की थिकनिंग करवाएगा, यूटेराइन वॉल की थिकनिंग करवाएगा। सही है, ये सारे काम कर रहा होता है यूटेराइन और मेंटेन रखेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो उसमें इम्प्लांटेशन के बाद पॉसिबल प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ठीक है जी, तो ये काम ये कर रहा होता है, कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, सही है, और जब नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बंद होगी, तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी यूटीरस के ऊपर वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो ओवा था वो भी अनफर्टिलाइज रह जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। फिर उसके बाद जो ये जो अनफर्टिलाइज सेल है ओवा और एंडोमेट्रियम के डीजेनरेटेड सेल है, ये सारी चीज़ें, ब्लड, ये सारी चीज़ें वेजाइनल ओपनिंग के ज़रिए से बाहर आना शुरू हो जाएंगी, यानी अब मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा ये वाली डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम तो मैंने आसानी के लिए बनाई थी। देखो भाई, यहाँ से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है, फॉलिकल फेज, फॉलिकल सेल प्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल बना, फिर उसके बाद ओवा रिलीज़ हो गया, ओविडक्ट में चला गया, फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और ये
आसानी के लिए, मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई थी। ये डायग्राम बुक में बनी है। देखो भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, सही है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये इससे पास पेपर में 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मेरा खुद का ईयर था जब मैंने टेस्ट दिया था, तो इस वजह से मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन रिलीज होकर आ रहा है। ये पहले दिखाया गया फॉलिकल सेल, फिर उसके बाद अगला स्टेप है रप्चर फॉलिकल सेल यानी ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद क्या है कॉर्पस ल्यूटियम यानी फॉलिकल सेल कन्वर्ट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में, फिर उसके बाद ये वाला फेज दिखाया है मेंस्ट्रुएशन, सही है। अच्छा भाई देखो ये जो लेवल दिखाया है ना, ये दिखाया गया है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। ये जो लेवल है ये समझो ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है। मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टार्ट होती है, एम फेज जैसे ही स्टार्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद जैसे ही एफ फेज आता है तो अब प्रोजेस्टेरॉन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, सही है। फिर उसके बाद देखो जब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, यहाँ पे बेसिकली एस्ट्रोजन होता है मौजूद, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन हाई होती है एफ फेज में और ओव्यूलेशन फेज में। उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ती है और कॉर्पस ल्यूटियम फेज में मैक्सिमम रहती है, ये मैक्सिमम। फिर उसके बाद जब ये डीजेनरेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन दोबारा से डाउन होना शुरू हो जाती है। तो 2016 का पेपर निकालना और उसमें देखना, मुझे एग्जैक्टली वो सवाल तो अब याद नहीं है, लेकिन उस पर ये क्वेश्चन ये जो डायग्राम है इसी तरह से गिवन थी और उसमें हार्मोन का फेज़ का पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है कि भाई इस फेज़ में ये कौन सा फेज़ है। तो आप क्या देखोगे कि भाई जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम है तो कौन सा फेज़ होता है, तो वो फेज़ होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। और फिर उसके बाद जब वो डाउन हो रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन फेज़ स्टार्ट होता है। फिर जब वो ऊपर जा रहा होता है तो ये फॉलिकल सेल और ओव्यूलेशन फेज़ है, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट। अच्छा अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस करता है ओवरीज को, ओवरी स्टिमुलेट करता है यूटेराइन चेंजेस को, सही है। अच्छा अब एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन हो गई जिसको फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो सेल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जाइगोट, सही है। जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। पहले क्या होगा, जाइगोट डेवलप करेगा और एक राउंड मास बन जाएगा कॉम्पैक्ट सेल का, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर वो ओविडक्ट से आ जाएगा यूटीरस में, यूटीरस में उसकी डेवलपमेंट होगी, यूटीरस डेवलप करेगा, सही है, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद ये यूटीरस डेवलप करता है। अच्छा अब ये जो फेज था यानी जब फर्टिलाइजेशन होगी, जिसको हम कॉन्सेप्शन कहते हैं, सही है। कॉन्सेप्शन कहाँ पे हुई, ओविडक्ट में। फिर उसके बाद वो कहाँ पर आ गया, यूटीरस में, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, सही है। फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 270 डेज़ का पीरियड होता है, 9 मंथ का, जिसको हम इस पीरियड को हम गेस्टेशन कहते हैं, सही है, गेस्टेशन कहते हैं। अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अच्छा अब यहाँ से एक भी हार्मोन रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा होता है, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी रखता है प्रोजेस्टेरॉन, सही है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहता है, सही है। अच्छा अब क्या होगा, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट से होता है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम से नहीं हो रहा। अच्छा अब क्या होगा, अब उसके बाद जब डेवलपमेंट हो गई तो देखो भाई एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अराउंड एक सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एमनियन, सही है, जिसको हम एमनियन कहते हैं। उसके अराउंड क्या होता है, उसके अराउंड फ्लूइड फिल्ड होता है उसकी कैविटी में, मतलब सैक है और बीच में अंदर एम्ब्रियो है, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसकी वजह से हम उसको एमनियोटिक सैक भी कह रहे होते हैं। उसके आउटर लेयर पे भी 2 लेयर होती है, जिसको हम कॉरियन कहते हैं और एलेंटॉइस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉरियन और एलेंटॉइस कहते हैं। अच्छा भाई अब जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो फीमेल यानी मदर की बॉडी के साथ अटैच होता है, अटैचमेंट होती है, कनेक्शन होती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, टिश्यू के जरिए, जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, ब्लड वेजल्स उसमें बहुत सारे होते हैं ताकि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, जिसको हम प्लेसेंटा कह रहे होते हैं। अच्छा अब यहाँ से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो की बॉडी के साथ, यानी मैंने क्या बताया, एम्ब्रियो की आउटसाइड पे मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम एमनियन कह रहे हैं, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है। अच्छा अब उसके आउटर लेयर पे भी एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको हम कॉरियन और एलेंटॉइस भी कहते हैं।
एलेंटॉइस से एक कॉर्ड अटैच हो रही होती है, मदर की बॉडी से जो अटैच होती है प्लेसेंटा के ज़रिए से, जिसको हम कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड। ये भी वेस्कुलराइज्ड कॉर्ड होती है जिसके ज़रिए से मदर का ब्लड उसके साथ कांटेक्ट में होता है, लेकिन कभी भी मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही होती है, न्यूट्रिशन आ रहा होता है, अगर एंटीबॉडी है तो वो आ रही होती है, ये सारी चीज़ें आ रही होती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, मदर की बॉडी तक जाता है। सही है, तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये है कि गेस्टेशन के बाद जब बर्थ का टाइम आता है तो क्या होता है, जो यूटेराइन मसल है, यानी यूटेराइन मसल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ये इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई अब बर्थ का टाइम आ गया, जिसको लेबर कंडीशन कहते हैं। फिर उसके बाद बर्थ स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छा, इस दौरान क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एस्ट्रोजन बॉडी में होता है और फिर उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो फर्दर एक तो उसको रोक रहा होता है, फर्दर ओवरी यानी ओवा के प्रोडक्शन को रोक रहा होता है, दूसरी तरफ वो मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कर रहा होता है। सही है, ताकि जब बर्थ हो जाए उसके बाद मिल्क की प्रोडक्शन हो सके, यानी प्रोजेस्टेरॉन मेमरी ग्लैंड को की प्रोडक्शन यानी डेवलपमेंट करवा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जब बर्थ हो गई, बर्थ होने के बाद जो है प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। सही है, मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। जब बर्थ हो जाती है तो जो बेटा यानी जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, निपल्स को सक करता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी यानी ये इनेट कैरेक्टर होता है, वो सकिंग की इनेट कैरेक्टर होती है। जब उसको सक करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो सके। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा होता है, ऑक्सीटोसिन, यानी मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। मिल्क प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन, और मिल्क को रिलीज़ कौन करवा रहा है, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन के जरिए ऑक्सीटोसिन। सही है, तो दैट्स ऑल अबाउट फीमेल साइकिल। मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो टॉपिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।